जब दौलत के नशे में अंधी बेटी ने अपने बीमार पिता से कहा कि मेरे घर में मत खांसो, कहीं और जाकर मर जाओ, तो उस खामोश पिता ने 3 दिन के भीतर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि बेटी की सारी पुश्तैनी विरासत छिन गई और उसका सारा घमंड आंसुओं में बह गया। संसार में माता पिता उस विशाल वटवृक्ष के समान होते हैं जो अपने बच्चों को आंधी और तूफानों से बचाने के लिए खुद हर मौसम की मार सहते हैं। एक पिता अपनी पूरी उम्र, अपनी जवानी और अपने सारे सपने केवल इस आस में राख कर देता है कि उसकी संतान का भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जब वही संतान दौलत और झूठे रुतबे के नशे में इतनी अंधी हो जाए कि उसे अपने ही जन्मदाता की सांसें एक बोझ लगने लगे, तो इंसानियत का सबसे घिनौना रूप सामने आता है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसे पिता के निस्वार्थ प्रेम, उसके टूटे हुए हृदय और उस भयानक खामोश प्रहार की दास्तान है जिसने अहंकार के सबसे ऊंचे महल को मात्र 3 दिन में ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। शशिकांत जी अपने शहर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और संस्कारी व्यक्ति थे। उनका जड्डी बूटियों और मसालों का एक बहुत बड़ा और पुराना व्यापार था। शहर के बाहर उनकी 100 एकड़ की पुश्तैनी जमीन थी जिस पर मसालों के बागान और उनकी एक विशाल पुरानी हवेली थी। शशिकांत जी की पत्नी देवयानी का देहांत कई वर्षों पूर्व हो गया था, जब उनकी इकलौती बेटी कालिंदी बहुत छोटी थी। शशिकांत जी ने मां और बाप दोनों का प्यार देकर कालिंदी को पाला था। उन्होंने अपनी बेटी की हर जिद पूरी की, उसे सबसे महंगे विद्यालयों में पढ़ाया और उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है। जब कालिंदी बड्डी हुई तो उसका विवाह समर नाम के एक युवक से हुआ। समर शहर के एक आधुनिक परिवेश से था और उसके मन में दौलत की एक अंधी भूख थी। शशिकांत जी ने अपनी बेटी की खुशी के लिए समर को अपने ही व्यापार में एक बहुत बड़ा पद दे दिया और उन्हें अपनी उसी विशाल हवेली में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। शुरुआत के कुछ महीने तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कालिंदी और समर का असली रूप सामने आने लगा। कालिंदी पूरी तरह से किटी पार्टियों, महंगे डिजाइनर कपड़ों और दिखावे की दुनिया में डूब चुकी थी। समर ने भी व्यापार पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। शशिकांत जी का सादा जीवन, उनके पुराने उसूल और उनका पारंपरिक पहनावा कालिंदी को अपनी झूठी शान के खिलाफ लगने लगा था। उम्र के ढलाव के साथ शशिकांत जी को दमे, अस्थमा की गंभीर बीमारी हो गई। उन्हें अक्सर रात में खांसी के बहुत तेज दौरे पड़ रहते थे। कालिंदी और समर ने शशिकांत जी को हवेली के मुख्य हिस्से से निकालकर पीछे के एक छोटे से कमरे में भेज दिया था। कालिंदी को अपने पिता की खांसी की आवाज से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन कालिंदी ने समर से फुसफुसाते हुए कहा, समर, पिताजी की इस बीमारी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मेरे रईस दोस्त घर आते हैं और पीछे से उनके खांसने की आवाज आती है। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। आखिर ये कब तक हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठे रहेंगे? ये पूरी संपत्ति और बागान हमारे नाम होने चाहिए। समर ने भी कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम चिंता मत करो कालिंदी, बुढ़ापा और बीमारी अपना काम कर रहे हैं। बस कुछ दिन और, फिर यह पूरा साम्राज्य हमारा होगा। दोस्तों, एक पिता अपनी बेटी की विदाई के समय इसलिए रोता है क्योंकि वह अपने कलेजे का टुकड़ा किसी और को सौंप रहा होता है। लेकिन जब वही बेटी अपने पिता के आंसुओं और उनकी तकलीफ को अपनी शान के लिए एक कलंक मान ले, तो उस पिता की आत्मा किस कदर लहूलुहान होती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जब खून के रिश्ते दौलत की तराजू पर तौले जाने लगें, तो इंसानियत दम तोड़ा देती है। अगर आप भी शशिकांत जी के इस मर्मभेदी दुख को अपने हृदय से महसूस कर पा रहे हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में संस्कारों की कद्र करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से सच्चाई की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। सर्दियों की एक बहुत ही ठंडी रात थी। कालिंदी और समर ने शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों और रईस लोगों के लिए हवेली में एक बहुत ही भव्य दावत का आयोजन किया था। हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महंगी शराब और विदेशी पकवान परोसे जा रहे थे।
कालिंदी लाखों रुपए का लहंगा पहनकर पूरे घमंड में सीना ताने मेहमानों का स्वागत कर रही थी। उसी समय पीछे के उस ठंडे कमरे में शशिकांत जी को दमे का एक बहुत ही भयानक दौरा पड़ा दहा। उनकी सांसें उखड़ाने लगीं। उनका इन्हेलर दवा की मशीन खत्म हो चुका था और समर ने जानबूझकर नई दवा लाकर नहीं दी थी। शशिकांत जी का दम घुटने लगा। जीवन की भीख मांगते हुए, खांसते हुए और हांफते हुए वे अपने कमरे से बाहर निकले और लड्डखड़ाते हुए मुख्य हॉल की तरफ आ गए, जहां दावत चल रही थी। शशिकांत जी की हालत बहुत खराब थी। उनके खांसने की तेज आवाज सुनकर हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। सभी मेहमान उस बूढ़े और बीमार इंसान को हैरानी से देखने लगे। कालिंदी का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। वह दौड़ते हुए अपने पिता के पास आई और उन्हें सहारा देने के बजाय उसने शशिकांत जी का हाथ बहुत ही निर्दयता से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए दालान के एक अंधेरे कोने में ले गई। शशिकांत जी हांफते हुए बोले, बेटी, मेरी दवा, मेरा दम घुट रहा है। लेकिन कालिंदी की आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ एक शैतानी क्रोध था। उसने अपने पिता की तरफ अत्यंत घृणा भरी नजरों से देखा और अपने होंठ चबाते हुए बहुत ही जहरीली आवाज में कहा, दवा? आपको समझ नहीं आता कि अंदर शहर के सबसे बड्ढे लोग बैठे हैं? मेरी इतनी बड्ढी दावत चल रही है और आप यहां अपनी यह बीमारी लेकर आ गए। मेरी सारी इज्जत का आपने तमाशा बना दिया। अगर आपको ऐसे ही खांस खांस कर मरना ही है तो मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। जाओ यहां से, इस घर से बाहर निकलो और कहीं और जाकर मर जाओ। यह सुनना था कि शशिकांत जी की उखड़ती हुई सांसें जैसे एक पल के लिए रुक सी गईं। उनके कानों में अपनी ही उस बेटी के शब्द गूंज रहे थे, जिसे बचपन में जरा सी खरोंच आने पर वे रात भर जागते थे। जिस बेटी के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया लुटा दी थी, आज वही बेटी उन्हें घर से बाहर जाकर मरने का हुक्म दे रही थी। शशिकांत जी की आंखों से आंसू नहीं गिरे, बल्कि उनका सारा वात्सल्य, उनका सारा मोह उन शब्दों के साथ ही हमेशा के लिए भस्म हो गया। उन्हें अचानक अपनी सांसों में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। यह ताकत किसी दवा की नहीं, बल्कि एक टूटे हुए स्वाभिमान की थी। शशिकांत जी ने बहुत ही गहरी और खामोश नजरों से कालिंदी को देखा। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, अपना शॉल ओढ़ा और उस कड़कड़ाती ठंड में बिना एक शब्द कहे अपनी ही उस पुश्तैनी हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। जब कोई इंसान अपनी दौलत और झूठे रुतबे के नशे में इतना अंधा हो जाता है कि उसे अपने ही जन्मदाता की मृत्यु की कामना होने लगे, तो प्रकृति उसका न्याय अपने तरीके से करती है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वो पड्डी डिचती है तो अहंकार की बड्ढी बड्ढी इमारतें पल भर में जमींदोज हो जाती हैं। एक पिता का यह खामोश प्रस्थान अगर आपके भी रोंगटे खड्डे कर रहा है और आपको लगता है कि ऐसे घमंडी बच्चों का गुरूर टूटना ही चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़ कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और संस्कारों की यह आवाज हर उस घर तक पहुंच सके जहां रिश्तों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शशिकांत जी के जाने के बाद कालिंदी और समर ने चैन की सांस ली। उन्होंने दावत को फिर से शुरू किया। उन्हें लगा कि वो बीमार बूढ़ा इस भयंकर ठंड में सड़ चक पर खांसते हुए कहीं मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगले 3 दिन तक कालिंदी और समर ने शशिकांत जी को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए शहर की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी को वो मसालों के बागान और वो हवेली बेचने का सौदा पक्का कर लिया। समर ने जाली वसीयत तैयार कर ली थी, जिसमें लिखा था कि शशिकांत जी ने अपनी सारी संपत्ति अपनी इकलौती बेटी के नाम कर दी है। 300 करोड़ दैच रुपए का यह सौदा था, जिसने कालिंदी और समर को पागल कर दिया था। तीसरे दिन की सुबह कॉरपोरेट कंपनी के बड़े अधिकारी एक सूटकेस लेकर हवेली पहुंचे। कालिंदी ने महंगे कपड़े पहने हुए थे और समर के चेहरे पर एक लालची मुस्कान थी। मेज पर सौदे के कागजात रखे हुए थे। समर ने जैसे ही उन कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पेन उठाया, हवेली के मुख्य दरवाजे पर गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आई। हवेली के दरवाजे से जो अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर कालिंदी और समर के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई।
उनके हाथ से पेन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सामने शशिकांत जी खड़े थे। लेकिन यह वो 3 दिन पहले वाले लाचार और बीमार पिता नहीं थे। शशिकांत जी ने एक बहुत ही कड़ी डाडियेचक सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रलयंकारी तेज और स्वाभिमान था जिसने पूरे हॉल के माहौल को कंपा दिया। उनके साथ शहर के सबसे बड़े वकील बलवंत जी और कुछ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। कालिंदी हकलाते हुए पीछे हटी। पी पिताजी, आप जिंदा हैं? आप तो। शशिकांत जी चलते हुए उन सौदे के कागजों के पास आए। उन्होंने बहुत ही सर्द, धारदार और शक्तिशाली आवाज में कहा, मैं तो उस रात तुम्हारे कहने पर कहीं और जाकर मर ही रहा था कालिंदी। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मरने से पहले मुझे उस कर्ज को भी तो चुकाना है जो मैंने तुम्हें इस घर की मालकिन बनाकर किया था। मैं अपनी मौत का तमाशा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं देखने दूंगा। समर ने घबराहट में वकील बलवंत जी से कहा, बलवंत जी, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह संपत्ति तो हमारी है। हम इसका सौदा कर रहे हैं। बलवंत जी ने अपनी फाइल खोलते हुए एक बहुत ही कड़क आवाज में कहा, सौदा? किस हैसियत से समर? तुम और तुम्हारी पत्नी इस हवेली और बागान के मालिक हैं ही नहीं। कालिंदी चिल्लाई, यह क्या बकवास है? मैं इनकी इकलौती बेटी हूं। पूरी पुश्तैनी विरासत मेरी है। शशिकांत जी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी उस घमंडी बेटी की आंखों में आंखें डालते हुए दहा-दह कर कहा, तुम्हें लगता था कि तुम्हारे जाली कागजात मेरी मेहनत को हड्डे चप लेंगे? आज से 15 साल पहले ही मैंने एक गुप्त मास्टर डीड, मूल दस्तावेज तैयार कर ली थी। मेरे व्यापार और इस जमीन का सौदा मेरी रॉयल सील, शाही मुहर के बिना कोई कर ही नहीं सकता। और आज सुबह ही मैंने वो मुहर और यह पूरी 300 करोड़ डेच की संपत्ति मसालों के बागान में काम करने वाले उन हजारों गरीब मजदूरों के एक सहकारी ट्रस्ट, कोऑपरेटिव ट्रस्ट के नाम कर दी है। यह सुनते ही हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कॉरपोरेट कंपनी के अधिकारी सब कुछ समझ चुके थे। उन्होंने तुरंत अपनी फाइलें बंद की और वहां से निकल गए। शशिकांत जी ने आगे कहा, जिस घर में एक पिता को उसके बुढ़ापे में अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए जगह नहीं मिली, उस घर की एक ईंट पर भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम दोनों ने मुझे इस घर से बाहर मरने के लिए भेजा था ना? आज ये ट्रस्ट इस घर का मालिक है और तुम दोनों यहां अवैध रूप से घुसे हुए हो। पुलिस अधिकारी ने आगे बढ़कर समर और कालिंदी से कहा, आप दोनों को तुरंत यह हवेली खाली करनी होगी। अगर आपने एक भी सामान को हाथ लगाया तो चोरी और धोखाधड़ी के आरोप में आप दोनों को सीधा जेल भेजा जाएगा। कालिंदी घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका सारा गुरूर, उसकी वो लाखों रुपए की शादियों का घमंड और उसका वो हाई सोसाइटी वाला रुतबा एक ही पल में राख के ढेर में बदल चुका था। वह पागलों की तरह रोने लगी। वह शशिकांत जी के पैरों की तरफ घिसटते हुए आई और गिद्धाने लगी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं लालच में पूरी तरह अंधी हो गई थी। मेरा सब कुछ छिन गया है। मैं सड़क पर आ जाऊंगी। मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके पैर पड़ती हूं। शशिकांत जी ने अपने पैर झटके से पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, केवल एक कठोर सत्य था। उन्होंने बहुत ही भारी आवाज में अपना आखिरी फैसला सुनाया, माफी इंसान की गलतियों की होती है कालिंदी, अहंकार और विश्वासघात की कोई माफी नहीं होती। तुमने उस रात मेरे शरीर को नहीं, मेरी ममता और मेरे वात्सल्य को मारा था। अब जाओ और उसी सट डैच पर अपनी जिंदगी का वो तमाशा देखो जो तुम मेरे लिए डिजाइन कर रही थी। मेरे लिए तुम उसी रात मर चुकी थी। शशिकांत जी बिना एक बार पीछे मुद्दे अपने मित्र बलवंत जी के साथ उस हवेली से बाहर निकल गए। पुलिस ने कालिंदी और समर को खाली हाथ धक्के मारकर उस हवेली से बाहर निकाल दिया। जो दौलत उन्हें रातों रात महलों की रानी बनाने वाली थी, उसी दौलत के अहंकार ने कालिंदी को दाने दाने को मोहताज कर दिया। शशिकांत जी ने अपना शेष जीवन उन मजदूरों के साथ उस ट्रस्ट में बिताने का फैसला किया जहां कोई लालच नहीं, सिर्फ सच्चा सम्मान था। दोस्तों, माता पिता वो भगवान हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को तिल तिल कर मिटा देते हैं। जो संतान उनके उस निस्वार्थ प्रेम को अपनी जागीर समझकर उनका अपमान करती है, ईश्वर उसे इस धरती पर ही सबसे भयानक सजा देता है। अपनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। अगर शशिकांत जी के इस निडर, स्वाभिमानी और कड़ी फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि लालच और माता-पिता के अपमान का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में सत्य की जीत या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि क्या शशिकांत जी ने अपनी बेटी का घमंड तोड़ कर बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।